मित्रों नमस्कार। आज का हमारा ये जो लेक्चर है एक डीडी बसु सीरीज की जो पहला सीरीज के जो पहला लेक्चर है ये है वो होगा भारत का संविधान एक परिचय। डीडी बसु की एक बुक है और हम इस सीरीज में उस बुक का पूरा अध्ययन करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि इस सीरीज में जितनी भी जानकारी उस बुक का जितना भी हम सरलीकरण कर पाएँ वो सब इसमें हम करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, भारत का संविधान एक परिचय। जब हम इस संबंध में कोई भी चर्चा करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान का एक सेक्टर बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस उस सेक्टर से आप ये समझ लीजिए कि ये जो बुक है ये बिलोंग करती है, ये उसी से संबंधित है। और हमारा जो इस सीरीज का ये जो पहला टॉपिक है ये आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए हेल्पफुल और अच्छा होगा। इस बुक में इन्होंने पूरे 9 खंड बनाए। 9 खंडों में इन्होंने पूरे संविधान का एक संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश की है। पहला खंड उसका इन्होंने बोला कि संविधान की प्रकृति। उन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है, क्योंकि देखो हर एक राज्य का जो संविधान होता है उसकी अपनी एक विशेषताएं होती हैं, उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनकी एक प्रकृति होता है, एक नेचर होता है। उसी तरीके से भारत के संविधान की जो नेचर है उसको जो है इन्होंने यहाँ पे पहले खंड के तहत बताया है। और इसके बाद में संघ का शासन, राज्यों का शासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी जो होती है उन पे सेंटर कैसे अपना शासन करती है या उनके केंद्र शासित होने की जो व्यवस्था है वो पूरी बताई गई है। स्थानीय स्वायत्त शासन मतलब आप देखेंगे कि भाग 9 में जब पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था जहाँ पे बताई गई है उसका इन्होंने पूरा विवरण दिया हुआ है। और विशेष क्षेत्रों का प्रशासन, जैसे वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं जो स्पेसिफिक जोन में आते हैं, जैसे नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, है ना, त्रिपुरा हुआ, यानी जहाँ आदिवासी जनजातीय समूह निवास करते हैं और उनके लिए कुछ स्पेशल नियम कानून है और उनको एक स्पेशल दर्जा दिया गया है, तो इसलिए उनको विशेष क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें उसकी गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बारे में पूरा जो इन्होंने विवरण दिया हुआ है। फिर परिसंघ प्रणाली, मतलब क्योंकि देखो सबसे बड़ा विवाद का विषय एक हिसाब से कह सकते हैं तो ये रहा है कि भारतीय संविधान नेचर वाइज कैसा है। कुछ लोग इसको फेडरल मानते हैं, कुछ इसको परिसंघीय मानते हैं, अनिवार्य संघात्मक, कोसी फेडरल बोलते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये जो है इसमें एकात्मकता के गुण ज़्यादा हैं, इसलिए ये जो है फेडरल भी नहीं है, ये यूनिटरी नेचर का है। तो इस तरीके से और लास्ट में इन्होंने प्रकीर्ण जो है इसको पूरा डिफाइन करने की कोशिश की है। इसका जो पहला चैप्टर होगा उस पहले चैप्टर में यानी पहले भाग का जो पहला चैप्टर है यानी संविधान की प्रकृति। तो संविधान की प्रकृति में सबसे पहले संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान का जो विकास होता है ना वो एक क्रमिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है एकदम से कहीं से कोई एक बुक या आई या कुछ कोई आया और नियम कानून एक समाज और क्षेत्र या राज्य के लिए बताया और चला गया। क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, जिस तरीके से मनुष्य का सामाजिक विकास दिन प्रतिदिन एक चरणबद्ध प्रक्रिया में पूरा होता है, उसी प्रकार से एक समझ लो कि संविधान का विकास यानी राज्य का जो विकास है, राज्य के साथ में उसकी गवर्नेंस की प्रक्रिया का जो विकास है वो भी एक क्षण में नहीं होता है, नहीं बनता है, उसको भी एक क्रमिक विकास होता है।
तो संविधान की विकास की बात होती है इसमें। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम संविधान का नाम लेते हैं तो संविधान क्या है, इस मुद्दे पे हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखो, संविधान को अगर परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि संविधान जो है एक समूह या संस्था, सबका अपना एक संविधान होता है कि वो कैसे संस्थाएं, कैसे राज्य, कैसे समूह गवर्न करेंगे। और जो कुछ भी उनमें, जैसे राज्य में नागरिक होते हैं, समूह में कुछ लोग होते हैं, तो उनको कैसे वो राइट्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो लोग उसके अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कैसे वो लोग उसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं को सुचारू रूप से जारी रख पाते हैं, कैसे अपना सामाजिक विकास कर पाते हैं, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक, है ना, इस तरीके के जो विकास है वो कर पाते हैं। जिन सब चीजों के लिए आवश्यक होता है कि वहाँ पे कुछ नियम कानून कायदे यानी बनाए जाएं। और अगर वो नियम कानून कायदे अगर उस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज या समूह कह सकते हैं या संस्था या राज्य जो भी है उसको चलाने के लिए जो ये बनते हैं, तो यही बाद में एक सिस्टम बना लेते हैं। और जब ये एक व्यवस्थित रूप में आ जाते हैं तो संविधान का रूप ले लेते हैं। तो हम अगर सिंपल सी परिभाषा इसकी इस तरीके से देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राज्य, समूह या संस्था के जो नियम कानून कायदे होते हैं, ये लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं, ये वही हैं जिनसे उस राज्य, संस्था या समूह को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है, वो उसका संविधान होता है। अब संविधान में क्या होता है? हमने बोला ना कि संविधान में नियम कानून। नियम कानून कैसे? क्योंकि देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो देखो, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो बहुत सारी चीजें उसकी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, नियम कानून कायदे, उसके रीति रिवाज, उसकी प्रथाएं जो उस क्षेत्र में विद्यमान होती हैं, समाज के लिए होती हैं, है ना, वही एक नियम और कानून एक परंपरा के तरीके से बनते चले जाते हैं। और व्यक्ति उसमें, जो आगे आने वाली पीढ़ियां भी होती हैं, उसमें अपने आप को इजिली सर्वाइव कर पाते हैं और बहुत अच्छे से सुरक्षित महसूस करते हुए अपने विकास को प्राप्त कर पाते हैं। तो देखो, संविधान में क्या है? संविधान में नियम कानून। कैसे नियम कानून? देखो, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, विधि, कानून, आदेश, इन सब का जो संग्रह होता है वो होता है संविधान। अब उसको नियम कह सकते हो, कानून कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो होता है। प्रकार, संविधान के प्रकार के बारे में फिर हम बात करते हैं। तो संविधान के प्रकार कितने होते हैं? तो हर एक राज्य, देश और संस्था, मैंने बोला कि सबका संविधान एक जैसा नहीं हो सकता, मतलब पूरे विश्व का संविधान यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वहाँ की क्षेत्रीयता, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बहुत सारी चीजों से जो इसको इंटर कनेक्ट करते हैं, उनसे संबद्ध होता है, और वो डायरेक्ट जो इसको प्रभावित कर रही होती हैं। तो उस तरीके से संविधान उन सब चीजों को ध्यान में जब रख के बनता है, वहाँ का जो नियम कानून प्रथाएं होती हैं वहाँ के हिसाब से बनती हैं, तो पूरे विश्व के हर क्षेत्र के लिए ये अलग अलग तरीके की होती हैं। इसलिए हर देश का संविधान अपना अलग होता है। संविधान कैसा हो सकता है? कुछ देशों का, जैसे मान लो ब्रिटेन का मैं बोल रहा हूँ कि वो लिखित संविधान है। इंडिया और अमेरिका का लिखित संविधान है ना। कहीं पे संविधान नम्य होता है। नम्य का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो परिवर्तनशीलता होती है संविधान में, जो संशोधन होते हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। और कहीं पे जो है संविधान में संशोधन करना काफी कठिन होता है, तो वो हो जाता है कठोर संविधान। संविधान का एक और नेचर होता है, वो एकात्मक है या संघात्मक। एकात्मक का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में अगर वो राज्य अगर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो इकाइयां प्रभावी नहीं होती हैं, सेंटर ज्यादा प्रभावी होता है उन इकाइयों के ऊपर। प्रभुसत्ता पूरी केंद्रित होती है एक ही जगह पे, सेंटर पे। तो वो क्या होता है, वो एकात्मक संविधान के नेचर को प्रदर्शित करता है कि वहां का जो संविधान है
वो उस एकात्मकता को ध्यान में रख के बनाया जाता है। संघात्मक में क्या होता है कि वो जो छोटी यूनिट्स होती हैं उनको काफी हद तक के पावर दी जाती है, उनको उनकी एक स्वयं की एक प्रभुसत्ता बना दी जाती है। तो वो जो स्वयं प्रभु संपन्न हो जाते हैं, तो वो जो देखो, अब वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। या तो सेंटर उनपे कोई कानून अधिरोपित करके उनको अपने साथ बांड बना रख ले, तो एक ही तरीके का संघात्मक लक्षण हो गया। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो आपसी कॉन्ट्रैक्ट यानी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। दो चीजें हो सकती है कि वो एक फेडरल है। तो संघात्मक में क्या होता है कि जो भी संविधान होता है उसमें यूनिट यानी जो छोटी इकाइयां, जो प्रांतीय इकाइयां होती हैं, उनको काफी पावर यानी उनको काफी अधिकार दिए गए होते हैं। गणतंत्री और राजतंत्री। गणतंत्री का मतलब ये होता है कि जो संविधान है यानी जो राज्य है, उस राज्य में जो संविधान है वो राज्य के प्रमुख को अगर चुनकर बैठाने की, यानी वहां पे एक ऐसा स्टेट सुप्रीम जो है, स्टेट का सुप्रीम ऐसा नहीं उठाता है जो परमानेंट विरासत के रूप में, जैसे राजा का बेटा राजा एक तरीके से है, तो वो गणतंत्रात्मक होता है। मतलब वो चुनकर आता है, मतलब वो वहां पे बदलाव होता रहता है ना। स्टेट का जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो बदल सकती है। और राजतंत्री में बस वही होता है कि राजा का बेटा राजा रहेगा। और फिर इसमें क्या होता है कि ये ऑप्शन तो नहीं रह जाता है कि इसमें जो है वहां का जो चीफ ऑफ द स्टेट होगा वो चुन के आएगा। अब संविधान के विकास की हम बात करते हैं, तो अगर हम संविधान के विकास की बात करें तो हमने पहले बताया कि संविधान का विकास जो है ना, ऐसा नहीं कि वो तत्क्षण हो जाता है। वो एक क्रमिक व्यवस्था है जो धीरे धीरे सतत और निरंतर होती रहती है। तभी तो उसमें संशोधनों की जरूरत पड़ती है और धीरे धीरे समय और समाज और परिवर्तन उन्हीं समाज के हिसाब से करना पड़ता है उसमें। नहीं तो फिर अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़े, कोई जरूरत ना पड़े। इसका जो पहला चैप्टर है ये है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय गणतंत्र के बारे में, कि भारतीय गणतंत्र का जो संविधान है राजनीतिक सामाजिक क्रांति का परिणाम है। कैसे? यहाँ की जनता के मान्य प्रतिनिधि होते थे, जिनको जनता सम्मान देती थी, उनके जो निकाय थे उनसे कुछ चुने हुए और उन चुने हुए लोगों के विचार भारत के संविधान का जन्म हुआ। इस निकाय में यानी जो सिस्टम था, प्रशासन की विद्यमान थी, उसमें बार बार हम सुधार लाने का प्रयास किए हैं। इसलिए संविधान को सही रूप से समझने के लिए संवैधानिक विकास को जानना। देखो 1949 से पहले के संविधान की हम बात करें तो वो जो संवैधानिक दस्तावेज होते थे, वो जो 1949 का संविधान था उससे इस बात में कुछ अलग होते थे कि वो जो पहले के दस्तावेज जो 2 शताब्दी पहले होते थे वो भारत की जनता के ऊपर थोपे यानी लादे गए होते थे। लेकिन जो भारत का संविधान था वो लोगों को प्रभुत्व संपन्न बनाता था। उसको भारत की संविधान इसके मान्य प्रतिनिधि और भारत के लोगों ने इसको स्वयं आत्मसात किया।